स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे नियोजन, और नियोजन में आज का अगला बिंदु है नियोजन की प्रमुख उद्देश्य। बड़ा सवाल आता है यहाँ से। हमने 2-3 बातें पहले ही पढ़ ली हैं। नियोजन क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। इसकी परिभाषा पूछी जाती है। नियोजन विश्व में 1928 में सोवियत यूनियन के द्वारा लाया गया था। अगर भारत की बात करें तो 1950 में 15 मार्च को ये योजना आयोग के माध्यम से लाया गया था, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं। अभी इसकी जगह नीति आयोग आ चुका है, उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज का इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, या नियोजन किन उद्देश्यों को लेकर, किन लक्ष्यों को लेकर लाया गया है। आज ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। सिंपल सवाल यहाँ से जो पहला बड़ा सवाल अगर बनता है तो यही बनता है कि नियोजन के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। इसमें पहला है संसाधनों का उचित उपयोग। ये उपयोग कैसे हो, हमारे यहाँ सबसे पहले संसाधनों की एक पॉलिसी बननी चाहिए। आपको पता होगा आज विश्व में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है। जो धनवान देश हैं वो कमजोर देशों को उद्योग तो दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसे उद्योग दे रहे हैं जो किसी काम के नहीं है। उदाहरण के लिए हम अमेरिका के देखें। अमेरिका पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रखता है। अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो यूएनओ का जो स्टैंडर्ड है पर्यावरण को बचाने का या बहुत शुद्ध हवा का, वो 25 पर्यावरण कार्बन उत्सर्जन दर को मान रखा उन्होंने, जबकि अमेरिका का स्टैंडर्ड उससे भी नीचे 15 ही उन्होंने रख रखा है। तो पर्यावरण वहाँ का अच्छा क्यों है, इसके पीछे एक रीजन है। वहाँ के जो उद्योग हैं, अमेरिका के जो उद्योग हैं वो ग्रीनरी से संबंधित हैं, यानी कि पर्यावरण फ्रेंडली हैं। अमेरिका अपने यहाँ उद्योग वो ही लगाता है अपने सरफेस पे, अपनी जमीन पर, जो पर्यावरण को सपोर्ट करने वाले होते हैं। ऐसे उद्योग को कभी नहीं लगाता जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, वहाँ बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हो, कार्बन से संबंधित गैसें निकलें और बहुत ज़्यादा प्रदूषित हवा वहाँ पर हो। तो वो इसका फायदा उठाता है किनका, कमजोर देशों का, और ऐसे उद्योग उन कमजोर देशों को देता है। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो क्या होगा कि उन देशों की पॉलिसी में वो एंटर हो गया सीधा सीधा। दूसरा, उन देशों पर एक प्रकार का एहसान हो गया। तीसरा, वहां की आर्थिक व्यवस्था में इंटरफेयर होगा उसका। और चौथा, उसकी राजनीतिक व्यवस्था में इंटरफेयर हो गया। तो एक काम से बहुत सारे काम अमेरिका कर लेता है। क्यों? अमेरिका कैसा है, धनवान देश है। बाकी जो धनवान देश है वो भी सेम पॉलिसी अपनाते हैं। हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, अमेरिका का। अमेरिका क्या चाहता है कि अपने यहाँ पर्यावरण बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का रहे, हमारा लाइफ स्टाइल कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं हो, हमारा स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव ना हो। और सारी दुनिया आज सबसे ज्यादा उद्योग चाहती है, मशीनरी चाहती है, अपना विकास चाहती है और विकास का अंधा अनुकरण कर रही है। तो ऐसे में अमेरिका इसका फायदा उठाता है, कमजोर देशों को ऐसे उद्योग देता है जहां पर्यावरण प्रदूषण होगा ज्यादा, और वो उससे मैन्युफैक्चर करके चीज भी ले लेता है, वहां के पर्यावरण को भी प्रदूषित कर देता है और अपने सारे एजेंडे पूरे कर लेता है। इसीलिए हमें संसाधनों का उचित उपयोग के लिए पॉलिसी बनानी होगी। इसके लिए क्या सिस्टम होता है, संसाधनों के उचित उपयोग के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जा सकती है। जैसे पहला हक, पहला जो हक है वो सबसे नजदीक वाले को होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर में कोई खनिज निकल रहा है तो पहली उपयोगिता जयपुर वालों की होनी चाहिए उसके ऊपर, फिर राजस्थान की होनी चाहिए, फिर भारत की होनी चाहिए और फिर विश्व की होनी चाहिए। जबकि हमारे यहाँ ऐसी पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ सीधे बाहर की बात करते हैं हम लोग। यहाँ से बाहर अगर कोई खनिज जा रहा है तो उसे जाने दिया जाता है। क्यों? हमें चाहिए कि बहुत अच्छी क्वालिटी का पैसा हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम कैसे नहीं है, धनवान नहीं है। तो हम हमारे खनिजों को एक प्रकार से बैन करने की पॉलिसी होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे उपयोग कर सकें। तो संसाधनों के लिए एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, समुचित उनको खनन की प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे हमारा नियोजन उद्देश्य पूरा हो सके। अंधा अनुकरण नहीं होना चाहिए नियोजन में। खनिजों का अंधा अनुकरण या खनन का अंधा अनुकरण सही चीज नहीं है। ये खनिज संसाधन सीमित हैं और कहीं ना कहीं ये फिर विलुप्त हो जाएंगे। आने वाले समय में खनिज तेल की सबसे बड़ी समस्या रहेगी। आने वाले समय में ऊर्जा को लेकर युद्ध होंगे और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पूरा विश्व खतरे में आ जाएगा। संसाधनों के अनुचित उपयोग में सबसे बड़ी समस्या ये भी है
कि संसाधनों पर एकाधिकार के लेकर झगड़ा हो रहा है। जैसे तिब्बत का पठार है, ये बहुत अच्छा खनिज वाला है। लेह लद्दाख के जो इलाके हैं बहुत अच्छे खनिज के इलाके हैं। चीन इसीलिए इस पर कब्जा करना चाहता है। अपना अक्साई चीन की बात करें, सर क्रीक रेखा जो गुजरात बॉर्डर पर है, ये है दक्षिणी चीन सागर है। ये प्राकृतिक संपदाएं हैं बहुत भयंकर यहाँ पर, इसीलिए हर देश इन्हें लेना चाहता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो आने वाले युद्ध संसाधनों को लेकर ही होंगे। हमारे यहाँ दो बिंदु यहाँ से निकल रहे हैं। पहला, इसका एक तो मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। दूसरा, इसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए देश के अंदर और देश के बाहर। जब तक देश की आपूर्ति नहीं हो बाहर नहीं भेजना चाहिए। इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश बिजली उत्पादक देश है, क्योंकि यहाँ पर नदियां प्रचुर मात्रा में है, पानी प्रचुर मात्रा में है, यहाँ बहुत अच्छी बिजली बनती है। लेकिन उस बिजली का बहुत बड़ा हिस्सा वो हमें देता है, भारत को देता है। ऐसे में बांग्लादेशी लोग भारत का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली की आपूर्ति बांग्लादेशियों के स्थानीय स्तर पर ही नहीं हो रही है, ऐसे में भारत को बिजली देने से क्या फायदा। लेकिन बांग्लादेश की कुछ मजबूरियां हैं, वो हमसे अनाज लेता है, चीनी लेता है, बहुत सारी चीजों से डिपेंडेबिलिटी है। मेडिसिन के मामले में बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत पे डिपेंडेबल है। मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भारत में ही बनते हैं। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की व्यवस्था है कि वो हर हाल में बिजली देगा ही देगा, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो उसके पास अर्निंग सोर्स नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं है। ऐसे में वो प्राकृतिक संसाधनों को बेचकर, उससे उत्पन्न होने वाले पदार्थों को बेचकर आमदनी का सोर्स चाहता है। ऐसे में संसाधनों का उचित उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, अंधानुकरण नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम लोग इन संसाधनों को खो देंगे और ये फिर वापस आने वाले नहीं हैं। इसके बाद है बेरोजगारी दूर करना। भारत जैसे देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। कौशल होना चाहिए, स्किल जिसे हम कहते हैं, स्किल डेवलप होनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि निजी व सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर यदि काम करें तो ही बेरोजगारी दूर हो सकती है, अदरवाइज नहीं। हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र का उत्पादन क्वालिटी बहुत कमजोर है निजी क्षेत्र के मामले में। निजी क्षेत्र की क्वालिटी बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा होता है, रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे होते हैं, हार्डनेस है काम में और काम के प्रति जिम्मेवारी होती है। तो दोनों का मिश्रण अगर कर दिया जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र में सैलरी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, काम बहुत कम होता है, निजी क्षेत्र में फैसिलिटी बहुत कम है, काम बहुत अच्छा होता है, तो दोनों को मिक्स कर दिया जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र को जिम्मेवारी भी दी जाए, निजी क्षेत्र को फैसिलिटी दी जाए, दोनों को बराबर कर दिया जाए, जो काम करेगा वो रहेगा, अदरवाइज नहीं। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी दूर होगी, क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी और डेवलपमेंट आएगा। डेवलपमेंट का एकमात्र जो उपाय है वो है बेरोजगारी को दूर करना। प्रत्येक व्यक्ति को यदि रोजगार मिले तो वो कहीं ना कहीं जीडीपी में अपना योगदान देगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो चाइना की बात हम करते हैं। 1972-73 में चाइना ने सेल्फ डिपेंड होने की बात कही, सेल्फ डिपेंड की बात कही, और उसने बाहरी जो आयात है वो रोक दिया। एक प्रकार से उन्होंने कहा कि जो भी करना है वो देश के अंदर ही करना है। ऐसे में हुआ क्या कि चाइना में छोटे से छोटा उत्पादन और बड़े से बड़ा उत्पादन के प्रयास किए जाने लगे। इसका फायदा ये हुआ कि चाइना की जो मुद्रा थी वो विदेश में नहीं गई, विदेश में नहीं गई तो वहां की आमदनी बढ़ने लग गई और धीरे धीरे ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि चाइना महाशक्ति की तरफ चला गया। तो प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा फायदा भी है। अर्थशास्त्री हुए हैं एक जिनका नाम है किन्स। किन्स कहते हैं किसी व्यक्ति को पैसा नहीं देना चाहिए। दो कंडीशन देखते हैं। पहले में आप एक व्यक्ति को देते हैं पैसा एक समय तक दिया, उसके बाद वो हो गया खत्म, समस्या वहीं की वहीं, समस्या उसकी नहीं मिटी। लेकिन आपने किसी को रोजगार दे दिया, रोजगार से उसके पास क्या आएगा, पैसा।
पैसे से उसने दो काम किए, एक तो पैसा आया और एक इसने किया उत्पादन। उत्पादन से क्या बढ़ेगी? जीडीपी। पैसे से कहाँ जाएगा? वो बाजार में क्या खरीदेगा? वस्तु। और वस्तु खरीदेगा तो क्या बढ़ जाएगी? जीडीपी। तो इसीलिए रोजगार देना चाहिए, ना कि पैसा। बहुत सारी सरकारें क्या दे देती हैं? पैसा दे देती हैं, रोजगार नहीं देती, तो ये गलत पॉलिसी है। एक विद्वान में अर्थशास्त्री जिनसे उन्होंने कहा है कि पैसा देना सही चीज नहीं है, क्योंकि पैसा एक समय तक रहेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आप क्या दे? रोजगार। रोजगार से वो क्या करेगा? वस्तु का उत्पादन, और उससे क्या बढ़ेगी? जीडीपी। आप क्या दें? रोजगार। उससे उसके पास क्या आएगा? पैसा। वो कहाँ जाएगा? बाजार में खर्च करेगा, और बाजार में खर्च करने से जो गोदामों में पड़ी हुई वस्तुएं बिकेंगी और हमारी अर्थव्यवस्था चलायमान हो जाएगी। तो दोनों समस्याओं का समाधान क्या है? रोजगार। तो हमारे को नियोजन में सबसे ज्यादा जोर अगर देना है तो किस पर देना है? बेरोजगारी को हटाने पर देना है। नियोजन के उद्देश्य में अगला देखें तो हम स्किल की बात करते हैं, कौशल विकास की बात करते हैं। कौशल विकास को हम देखें तो किसी भी व्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो उसमें कौशल का होना जरूरी है। जैसे किसी को आप शिक्षा दे रहे हैं तो वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या हो? रोजगार प्राप्त किए जाने की क्षमता हो। ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं कल्पनाओं पर आधारित हो। ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए जो रोजगार से संबंधित ना हो, आने वाली अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। तो कौशल डेवलप हमें करना होगा। जैसे चाइना की हम बात करें तो, जापान की बात करें हम लोग, चाइना की बात करें तो जापान की शिक्षा प्रणाली कैसी है? शिक्षा प्रणाली 1 से 5 तक जर्नल, जिसमें बेसिक लैंग्वेज सिखाई जाती है, जिसमें आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, बैठना आना चाहिए, रूल रेगुलेशन डेवलप, और स्कूली सिस्टम को वो डेवलप कर देते हैं कि बच्चे को क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए। बेसिक नियंत्रण यहाँ पर वो सिखा देते हैं, भाषा सिखा देते हैं, लिखना बोलना, बैठना उठना, ड्रेसअप करना, ये सारी चीज़ें वो बच्चा सीख जाता है। इसके बाद 3 साल का उसको गैप दिया जाता है, और उसमें ये देखा जाता है कि वो किस साइड जा रहा है। जैसे वो गेम्स में जाना चाहता है, जैसे वो सॉन्ग्स में जाता है, सिंगिंग में जाता है, टीचिंग में जाता है, डॉक्टरी में जाता है, कहाँ जाता है। यानी कि एक बहुत बड़े ग्राउंड की अगर हम बात करें तो उसमें हर प्रकार के खिलौने, हर प्रकार के रुचिकर चीजें उसमें डाल दी जाती हैं, और 3 साल तक मॉनिटरिंग की जाती है कि बच्चे को किस चीज में रुचि आ रही है। कृषि करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, टीचर वकील, जो भी वो काम करना चाहता है उसमें धीरे धीरे वो सेट हो जाता है। एक बच्चा लगातार 3 साल तक यदि एक ही चीज की तरफ जा रहा है तो उससे निश्चित हो जाता है कि इसकी रुचि इसी चीज में है। और फिर 9th के बाद, यानी कि 9वीं क्लास के बाद उसे वो सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं और उसी को उसी चीज में परफेक्ट बनाया जाता है। तो ये जो स्किल डेवलप का जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, ये सुपर है। इसमें किसी भी बच्चे को कहीं भी निराशा नहीं होगी लाइफ में, और वो बहुत रुचि से उस जीवन को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ऑप्शन ही नहीं है बच्चों के पास। बहुत सारे बच्चे सिंगिंग में जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे गेमिंग में जाना चाहते हैं, तो गेम्स हमारे स्कूल का पार्ट होता ही नहीं है। और हमारे स्कूल्स भी इस तरफ ध्यान नहीं देते कि गेम्स भी एक बहुत अच्छा पार्ट है। सचिन तेंदुलकर यदि पढ़ाई पे जोर देते तो आज शायद सचिन ही नहीं होते वो। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए जिसमें बच्चा हर एंगल से जा सके। आज का सबसे बड़ा प्रोडक्शन अगर यूट्यूब का देखें तो वो खाने से संबंधित है। आज का सेकंड नंबर का ऑप्शन देखें तो एजुकेशन से संबंधित है, जबकि इससे पहले सॉन्ग्स में थे, गाने सुनते थे लोग, मूवी देखते थे। आज यूट्यूब पे सेकंड प्रोडक्शन अगर देखें तो वो शिक्षा से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं स्किल्स बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम्स बदल रहे हैं। हमारा जो सिस्टम्स पहले किसी और काम में, रिसोर्सेज और किसी काम में यूज होते थे, आज वो किसी और काम में यूज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा कौशल डेवलप का जो तरीका है इसमें परिवर्तन लाना होगा। ये रोजगार मुखी हो, ज्ञान मुखी हो, और समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। इसके बाद है नियोजन में आर्थिक असमानता को दूर करना। ये वैसे देखा जाए तो व्यवहार में संभव नहीं है, प्रैक्टिकली तो ये बात है इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आर्थिक असमानता दूर कर सके। लेकिन इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं।
प्रयास कैसे होंगे कि जैसे कमजोरों को तो आगे बढ़ाया जाए। अगर हम प्रतियोगिता की बात करें, हम बात करते हैं प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता कैसे लोगों में होती है? समान लोगों में होती है। अमीर और गरीब में प्रतियोगिता संभव नहीं हो सकती है। इसीलिए हमें क्या करना होगा? अमीर पर तो क्या लगाने होंगे? टैक्स, और गरीब को क्या देनी होंगी? रियायतें। तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा और समान धरातल हो जाएगा। तो आर्थिक असमानताएं कैसे दूर हो सकती हैं? आरक्षण के माध्यम से हो सकती हैं, बहुत सारी हेल्थ पॉलिसीज देकर हो सकती हैं, शिक्षा में रिबेट देकर हो सकती हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का काम है, और भी बहुत सारे जैसे पब्लिक पैलेसेस हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज मिल सकती हैं। ये आर्थिक असमानता को दूर करने के सारे काम हमें करने होंगे, जिससे असमानता दूर होगी, इक्वलिटी आएगी, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलपमेंट आएगा। असमानता जब तक रहेगी हम विकास के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उस पर पूरे संसाधन लगाने पड़ेंगे और वो कभी आगे आएगा ही नहीं। इसीलिए असमानता मिटाकर समानता लाने के प्रयास करने होंगे। इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे ये है कि हमारे कुछ क्षेत्र परेशानी के कारण हैं, उन क्षेत्रों का विकास भी होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे आगे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी है और यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त है। लेकिन पिछड़े राज्यों की बात करें तो बिहार, उड़ीसा, ये सारे जो विकास, जो तेजी गुजरात महाराष्ट्र लेके आते हैं देश को आगे बढ़ाने में, वो कहीं ना कहीं बिहार और उड़ीसा को पीछे से आगे लाने में हमें खर्च कर देनी पड़ती है। इसलिए हम लोग डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की तरह बिहार उड़ीसा भी बहुत जबरदस्त विकास करने लग जाएं तो कहीं भी देश पीछे नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम टीम इंडिया का देखते हैं। टीम इंडिया में रोहित शर्मा बहुत स्पीड से रन बनाते हैं, लेकिन सामने वाला बैट्समैन है उसका एवरेज ही 80 के आसपास या 75 के आसपास हो गया है। यानी कि वो प्रत्येक में 25 गेंदें क्या लूज कर रहा है या फ्री कर रहा है, उन्हें खेल नहीं पा रहा है या छोड़ रहा है, रन नहीं बना रहा। तो जो रोहित शर्मा ने एवरेज आगे बढ़ाया था ये पीछे कर देगा, तो बैलेंस की स्थिति हो जाएगी और विकास नहीं होगा, बहुत स्पीड से रन नहीं बनेंगे। यही महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार उड़ीसा कर रहे हैं, गुजरात के साथ। देश के कुछ राज्य बहुत संपन्न हैं और वो बहुत तेजी से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, देश की जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं, वो सारे संसाधनों से जो हमने कमाया वो इनको बैलेंस करने में लगा देते हैं। इसीलिए पूरे देश का एक साथ विकास होना क्या है, जरूरी। इससे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक फैमिली की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। इसमें 4 लोग हैं। इसमें एक 100 रुपए कमाता है, एक 50 रुपए कमाता है और 2 कुछ नहीं कमाते। ये भी 50 रुपए कमाता है और एक बिल्कुल नहीं कमाता। तो इसकी जो एवरेज इनकम होगी वो होगी 200/4 यानी कि 50 रुपए। और दूसरी फैमिली, हर व्यक्ति 50-50 कमा रहा है तो भी क्या होगी 200, और वो ही क्या होगी 50 रुपए एवरेज। इसमें बहुत आसानी से गेन कर लिया गया, इसमें बहुत जोर लगाना पड़ा क्योंकि एक पर बोझ क्या पड़ रहा है, ज्यादा। और यहाँ के संसाधन भी क्या होंगे, रिसोर्सेज क्या होंगे, ज्यादा खर्च होंगे। इसीलिए हमें ये सिस्टम अपनाना चाहिए, सब एक साथ मिलकर काम करें, सबका विकास एक साथ हो, ताकि हम लोग बहुत आसानी से डेवलप हो सकें। नियोजन क्यों आवश्यक है, इसमें आगे देखें तो इसमें है आय में वृद्धि होनी चाहिए। आय में वृद्धि को देखें तो सबसे ज्यादा हम स्तर देखते हैं, जीवन का स्टैंडर्ड देखते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं, तो उसका मेन रीजन है आय में वृद्धि। हम अमेरिका की देखें, जापान, चाइना की देखें तो हमसे इनकम है ज्यादा। फ्रांस, ब्रिटेन डेवलप क्यों है? क्योंकि वहाँ आम आदमी की औसत आय हमसे ज्यादा है, वहाँ कमाने के सोर्सेज क्या हैं, ज्यादा। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसे कार्य करनी चाहिए जिससे इनकम सोर्स बढ़ सके और आम आदमी का जो औसत आय है वो वृद्धि होनी चाहिए। फिर सामाजिक उन्नति, विकास होना चाहिए। सामाजिक उन्नति कैसी है? समाज से कुरीतियां हटें, समाज की जो परंपराएं जो गलत हैं वो हट जाएं और एक विकास का एक माध्यम बने। समाज एक सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ जाए, वैज्ञानिक
सोर्सेज पर जाए, वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाए और कुरीतियों को हटाकर एक अर्थव्यवस्था की तरफ जाए। हमारे यहाँ बहुत सारी परंपराएं हैं कि महिलाएं बाहर काम नहीं करेंगी, ये एक प्रकार की कुरीति है, तो हमारे नियोजन को कहीं ना कहीं प्रबल नहीं बनाती। बहुत सारी परंपराएं, जातियों में ऐसी परंपराएं हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजेंगे, पढ़ने नहीं देंगे, बहुत सारी कुरीतियां हैं। तो ये समाज की विकास में कहीं ना कहीं क्या बनती है, बाधक पैदा करती हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मोदी जी भी कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, यानी कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि आत्मनिर्भर भारत जब बन जाएगा तो हमें हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा आगे बढ़ने को मिलेगा। आज हम अगर कोई चीज आयात करते हैं तो भारत की मुद्रा बाहर जाती है, इससे भारत प्रेशर में आता है, भारत की जीडीपी प्रेशर में आती है और हमें ना चाहते हुए भी आयात पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना होता है। यदि हम इस आयात को रोक दें और निर्यात को बढ़ा दें तो विदेशी पूंजी हमारे यहाँ आएगी, आत्मनिर्भर बनेगा, संसाधनों का कम इस्तेमाल होगा और कहीं ना कहीं यूँ देखा जाए तो हम लोग भी विकसितता की तरफ जाएंगे। विदेशों को हम चीजें देंगे, विदेशों को चीजें देंगे तो विदेशों का झुकाव और उसकी पॉलिसी हमारे अनुसार होगी। जैसे हम किसी देश से कोई बहुत आवश्यक चीज ले रहे हैं तो उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, यदि हमने किसी से कर्जा ले रखा है तो हम ना चाहते हुए भी उसके दबाव में ही क्या करेंगे, काम करेंगे। जबकि ऐसा नहीं है, उसका कर्जा भी देना है, ब्याज भी देना है और दो बातें भी सुननी है, फिर भी हम उसके दबाव में काम करेंगे। हम पैसा तो देंगे देंगे, ब्याज भी देंगे और उसका दबाव भी सहन करेंगे। तो जिन देशों से हमारा आयात होता है उसे ना चाहते हुए भी हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर, बहुत अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि यदि ऐसे संबंध बिगड़े तो आयात रुक जाएगा। इसीलिए राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, जिससे हम लोग स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकें, हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी बन सके। फिर सत्ताधारी पार्टी वादे पूरे करे। हमारे यहाँ जब चुनाव होता है तो मैनिफेस्टो, चुनाव घोषणा पत्र होता है, उस घोषणा पत्र में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। और भारत में ऐसा देखा भी गया है कि हमारे यहाँ वादे किए जाते हैं और फिर वादे पूरे नहीं होते। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि चुनाव के बाद हम कर्ज माफ कर देंगे, आप सबको पता है कितने हुए या नहीं। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख आएंगे, हाँ वो तो सब क्लियर है, डायरेक्ट नहीं मिल सकते, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो एक प्रकार से जुमला ही साबित हुआ। चाहे कितनी भी पार्टियां क्यों ना हो, उन्हें ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो पूरे नहीं कर सकते। यदि उन्होंने किए हैं विकास के वादे तो पूरे करने चाहिए। सरकार आर्थिक पॉलिसी स्पष्ट करे, इससे भी बहुत बड़ा लाभ होगा। यदि सरकार की आर्थिक पॉलिसी क्लियर हो जाए तो जनता भी उसी के अनुरूप कार्य करेगी। सरकार की आर्थिक पॉलिसी डामाडोल होती है, सरकार की स्पष्ट आर्थिक नीतियां नहीं होती हैं, इसका नुकसान किसको होता है, आम जनता को होता है। बहुत बार बहुत सारे प्रोजेक्ट बन जाते हैं, बाद में पता लगता है प्रोजेक्ट ही गलत था, तो कहीं ना कहीं वो लॉस जनता का ही है। तो सरकार आर्थिक पॉलिसी यदि पहले ही स्पष्ट कर दे तो उस पर रूपरेखा बनाकर एक बहुत अच्छा विकास किया जा सकता है। और लास्ट में जन कल्याण, नियोजन का सबसे बड़ा साधन है जन कल्याण। ऐसे कार्य किए जाएं जिसमें जन कल्याण का ध्यान रखा जाए। यदि जन कल्याण का ध्यान होगा तो समाज का ध्यान होगा, समाज का ध्यान होगा तो राष्ट्र का ध्यान होगा और विकास और नियोजन दोनों प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ अपने 11 बिंदु जो नियोजन क्यों आवश्यक है यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। सवाल आएगा नियोजन हमें क्यों आवश्यक है, या नियोजन के उद्देश्य क्या है, या नियोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो ये 11 बिंदु इसके लिए जरूरी